सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए समझते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को। देखते हैं कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ये क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कोई भी एक बॉडी है जिसका एक मास है, एक भार है, और अगर उसका भार है तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तभी पता करते हैं जब वो एक मास रखता है। अगर ऑब्जेक्ट का मास नहीं है तो हम उसे मैटर नहीं कहेंगे, वो एक पार्टिकल के रूप में होगा। लेकिन एक खुली आंखों से दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और उसके स्टेट यानी कि अवस्था में बदलाव लाने के लिए मान लीजिए कि एक ट्रक है, तो उस ट्रक को उसके स्टेट में चेंज लाने के लिए हमें फोर्स लगाना होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, और जिस ऑब्जेक्ट का जो मास है जितना ज़्यादा होता है उसके स्टेट में चेंज लाने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर कोई 1 क्विंटल का पत्थर है तो उसे हटाने के लिए हमें उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोर्स लगेगा। किरान को बुलाना पड़ेगा, उससे उठाना पड़ेगा। एक ह्यूमन बीइंग के बस की बात नहीं रहेगी। उसी तरह से एक 5 केजी का पत्थर होगा तो उसे हम आराम से उठा सकेंगे, एक व्यक्ति उसे उठा करके फेंक सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए लिए कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स भी काम करेगा। तो पहली बात कि यहाँ पर बन करके आया F प्रोपोर्शनलिटी M, कि जितना ज़्यादा मास होगा, फोर्स जो है मास पे डिपेंड करता है। किसी भी मैटर को हम पता लगाने के लिए उसके मास को देखते हैं। अगर मास नहीं है तो ऑब्जेक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। फर्स्ट हो गया। अब मास जो है, मास के साथ मान लीजिए कि एक टेनिस खिलाड़ी है और वो अपने रैकेट से बॉल को मारती है, और बॉल का जो वेट है मान लीजिए 150 ग्राम है, वेट मास। बॉल का जो मास है 150 ग्राम है, और वो रैकेट से बॉल को मारती है तो उसका जो वेलोसिटी होगा बॉल का वो बहुत ज़्यादा होगा वेलोसिटी। और एक सामान्य व्यक्ति अगर उस बॉल को फेंकता है तो उसका वेलोसिटी कम होगा। तो यहाँ पर जो है मास तो सेम है, बॉल का मास जो है वो सेम है, 150 ग्राम ही है, लेकिन यहाँ पर फोर्स कितना लगाया जा रहा है। रैकेट से फोर्स अधिक लग रहा है, और एक सामान्य व्यक्ति अगर उस बॉल को फेंक रहा है तो उससे मास जो है वो, उससे वेलोसिटी जो है कम आ रहा है, और रैकेट से वही फोर्स लगा करके मारा जा रहा है तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर जो है F प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा, वेलोसिटी भी फोर्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मास और वेलोसिटी दोनों फोर्स के क्या हो गए हैं, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लेंगे, m इंटू भी। यहाँ पर देखिए तो m और v जो है मास और वेलोसिटी मिल करके एक टर्म बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मोमेंटम, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं और इसे डिनोट किया जाता है p से। F प्रोपोर्शनल हो जाएगा p के मोमेंटम के, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा mv। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्टिव वीडियो हो गया। ये इंट्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट है। आइए आगे समझते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इसका अपना अपना वेलोसिटी है। कुछ टाइम के बाद ये दोनों आपस में टक्कर हो जाता है, ये दोनों का आपस में, और टक्कर के बाद ये दोनों का स्थिति यथावत बन जाता है, अलग अलग ये दोनों हो जाता है, ये लोग का फिर अपना वेलोसिटी हो जाता है। तो यहाँ पर भी है मोमेंटम का बात हो रहा है। ये मान लीजिए कि m kg की वस्तु है, इसका कुछ वेलोसिटी है v है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम का बात हो रहा है। तो डायरेक्ट मोमेंटम को p से दिखाते हैं। मान लीजिए कि इसका p1 है मोमेंटम, इसका p2 मोमेंटम है, टक्कर हुआ, यहाँ पे कॉलिजन हुआ, यहाँ पे बिफोर कॉलिजन है, यहाँ पे आफ्टर कॉलिजन हो गया, यहाँ पे बिफोर कॉलिजन, यहाँ पे आफ्टर कॉलिजन। तो एक नया मोमेंटम हुआ। यहाँ पर देखिए एक मास का बॉडी था, ए बॉडी था एक बी बॉडी था, दो बॉडी है, आपस में दोनों टकरा गए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी में जो है वो मोमेंटम का ट्रांसफर कर रहा है। मोमेंटम क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है ये वाला, तो अगर हम इसको धक्का देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा, ए का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बी जो रुका हुआ था इसको अगर हम लुढ़काएंगे, यहाँ से धक्का देंगे तो ये रुका हुआ था, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसे टकराएगा, तो टकराने के बाद ये इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा, रुक जाएगा। तो टकराया तो ऐसा क्यों हुआ कि इसका वेलोसिटी कम हो गया और इसका वेलोसिटी बढ़ गया। उसी टाइम ड्यूरेशन में ये दोनों कुछ समय के लिए हैं जो आपस में टकरा गए। टकराने के बाद दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। इस पे एफ बी ए, इस पे ए के द्वारा बी पे फोर्स लगता है, ए के द्वारा फर्स्ट बॉडी के द्वारा सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, और इस पे जो है बी के द्वारा ए पे फोर्स लगता है, सेकेंड बॉडी के द्वारा फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव फोर्स लगा और ये आपका निगेटिव फोर्स लगा, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड से फोर्स लगता है। तो यहाँ पे फोर्स ए बॉडी के द्वारा बी पर फोर्स लगता है, फोर्स लगता है, और यहाँ पर जो है बी बॉडी के द्वारा ए पर फोर्स लगता है, यहाँ पर बी बॉडी के द्वारा ए पर फोर्स लगता है, और इसका नया मोमेंटम जो है, P1 डैश और P2
डैश बन रहा है। तो आइए देखते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जो मोमेंटम का ट्रांसफर है वो इक्वल होगा। जैसे P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P1 डैश प्लस P2 डैश, ये इक्वल होगा। यहाँ पर आइए आगे समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये बताता है कि कॉलिजन से पहले जो मोमेंटम है वो और कॉलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो दोनों जो है इक्वल होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं होता है और उन लोग के बीच में बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, यही बताता है। तो टू बॉडी जब कांटेक्ट में होता है तो कितने समय के लिए कांटेक्ट में आता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टी टाइम के लिए कांटेक्ट में आता है और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो है दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बनता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ, ये वाला स्थिति देखिए, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं ए और बी। यहाँ पे एफ बी ए फोर्स लगता है और यहाँ पे एफ ए बी फोर्स लगता है। ए के फर्स्ट बॉडी के द्वारा सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगता है, यानी कि बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पे फोर्स लगता है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो मान लीजिए कि इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं और इसको निगेटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। डायरेक्शन इसलिए मानते हैं क्योंकि मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको पॉजिटिव डायरेक्शन माने हैं और इसको निगेटिव डायरेक्शन माने हैं। यहाँ पर एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ सपोज दैट एंड एफ बी ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ ले सकते हैं। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि चेंज इन मोमेंटम जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। एफ जो है प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। पर सेकेंड में मोमेंटम में कितना चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ से यही बताता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, के इज इक्वल्स टू 1 मानेंगे तो यहाँ पर के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आएगा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, के इज इक्वल्स टू 1 अगर पुट करते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है और बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। यहाँ पर जो है मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, वो भी टी टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? डेल्टा टी समय के लिए। एक दूसरे के साथ कितने समय के लिए कांटेक्ट में है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में चेंज आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज किया गया है। अब आइए सेकेंड बॉडी द्वारा लगाया गया फोर्स, सेकेंड बॉडी द्वारा लगाया गया फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल्स टू डेल्टा P2 बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा P2 सेकेंड बॉडी मतलब B बॉडी हो जाएगा, B बॉडी में कितना चेंज आया फोर्स में वही बताएगा। तो P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो F डेल्टा टी।
इसी तरह से फर्स्ट बॉडी निकालेंगे। एक फर्स्ट बॉडी द्वारा लगाया गया फोर्स, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम आएगा F इज इक्वल टू डेल्टा P1 बाई डेल्टा T। यहाँ पर ए बॉडी द्वारा, तो यहाँ पर माइनस F हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस F हो जाएगा। डेल्टा P1 यहाँ पर ए बॉडी का बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ये जो है निगेटिव फोर्स लगा रहा है डेल्टा P1, ये P1 है और ये P2 है। चेंज इन मोमेंटम को जो दिखा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू माइनस F डेल्टा T। इसी तरह से P डैश और P डैश 1 और P डैश P2 का चेंज इन मोमेंटम निकाला। P1 इज इक्वल्स टू माइनस F डेल्टा T आया। तो जो डेल्टा P1 का जो फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा P1 का, डेल्टा P1 कौन सा हो गया, ये फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम जो है डेल्टा P इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो P1 डैश माइनस P1 ये हो जाएगा। डेल्टा P1 का जो है फर्स्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का जो है ये हो जाएगा डेल्टा P। यहाँ पर देखिए डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P डैश, ये आपका फाइनल मोमेंटम और ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू इस बॉडी का जो मोमेंटम है, इसमें जो चेंज आएगा इसका फाइनल मोमेंटम ये P डैश 1 और माइनस P1 इनिशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया और ये आपका हो गया फाइनल। तो यही डेल्टा P में जो है P डैश 1 माइनस P1 इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह से सेकेंड बॉडी का निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम होगा P डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा P प्लस P1। डेल्टा P1 प्लस P1 फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम, सेकेंड बॉडी का जो है सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम यहाँ पे हो जाएगा P डैश P2 F इज इक्वल्स टू P2 प्लस डेल्टा P2। तो ये बॉडी का जो है सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम और सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम यहाँ पर देखिए, और दोनों का जो डेल्टा P1
और डेल्टा P2 का जो वैल्यू आया है उसको बैठा देना है और हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से उसका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहेगा आफ्टर कॉलिजन एंड बिफोर कॉलिजन। तो आइए P1 डैश और P2 डैश का जो है नया मोमेंटम जो आया है फाइनल मोमेंटम उसे हम लोग निकाल चुके हैं। तो आइए देखते हैं P1 डैश जो है बॉडी का न्यू फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का ए का, और P1 डैश 2 जो है बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम है। तो दोनों का फाइनल मोमेंटम का जो है वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। देखिए P1 डैश प्लस P2 डैश इज इक्वल्स टू P1 माइनस एफ डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा P1 का जो है वैल्यू अगर देखते हैं यहाँ पर डेल्टा P1 का वैल्यू तो माइनस डेल्टा टी आएगा, और यहाँ से हम लोग लिए हैं डेल्टा P2 का वैल्यू, यहाँ से डेल्टा P1 का वैल्यू लिए हैं और यहाँ से डेल्टा P2 का वैल्यू लिए हैं। तो प्लस डेल्टा टी एफ डेल्टा टी, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव में है। और फाइनल जो आंसर आया P1 डैश प्लस P2 डैश P1 प्लस P2, ये आपका मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है। यहाँ पर मोमेंटम जो है यहाँ पर उसमें कोई न्यू चेंज नहीं आ रहा है, तो इसी को प्रूफ करना था। इसमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को प्रूफ किया गया है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम जो है वो कहता है कि कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद जो मोमेंटम में चेंज आता है वो दोनों का योग जो है सम जो है वो इक्वल होता है, कोई चेंज नहीं होता है। जो पुराना मोमेंटम है, जो मान लीजिए कि m मास की एक ऑब्जेक्ट है, ए बॉडी है, दूसरा बी बॉडी है, दोनों को मान लीजिए कि ए बॉडी को जब हम यहाँ पर लुढ़काए तो क्या हुआ, ये अपना मोमेंटम इसको दे देगा, इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर कुछ समय के बाद ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। तो आपस में जब टकरेंगे तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, और फिर आफ्टर कॉलिजन यथा स्थिति में आ जाएंगे जैसे पीछे थे। तो यहाँ पर टकराने के बाद जो है इन लोग का एक नया मोमेंटम बनेगा जिसको हम लोग P-1 P-2 नाम दिए हैं। तो आइए देखते हैं P1 डैश और P2 डैश का जो है नया मोमेंटम जो आया है फाइनल मोमेंटम उसे हम लोग निकाल चुके हैं। तो आइए देखते हैं P1 डैश जो है बॉडी का न्यू फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का ए का, और P1 डैश 2 जो है बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम है। तो दोनों का फाइनल मोमेंटम का जो है वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। देखिए P1 डैश प्लस P2 डैश इज इक्वल्स टू P1 माइनस एफ डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा P1 का जो है वैल्यू अगर देखते हैं यहाँ पर डेल्टा P1 का वैल्यू तो माइनस डेल्टा टी आएगा, और यहाँ से हम लोग लिए हैं डेल्टा P2 का वैल्यू, यहाँ से डेल्टा P1 का वैल्यू लिए हैं और यहाँ से डेल्टा P2 का वैल्यू लिए हैं। तो प्लस डेल्टा टी एफ डेल्टा टी, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव में है। और फाइनल जो आंसर आया P1 डैश प्लस P2 डैश P1 प्लस P2, ये आपका
मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है। यहाँ पर मोमेंटम जो है यहाँ पर उसमें कोई न्यू चेंज नहीं आ रहा है, तो इसी को प्रूफ करना था। इसमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को प्रूफ किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। ये मैकेनिक्स का जो है लॉ ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।